यस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं और सुरक्षित हैं। सो बालको मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए दोबारा से सफल 2.0 का लेक्चर नंबर 3 लेकर। लेक्चर नंबर 1 हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या कवर किया? मैनेजमेंट को कवर किया, ठीक है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके लेवल्स पढ़े। लेक्चर नंबर 2 में बालको हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ा और हेनरी फ्योल साहब के सारे प्रिंसिपल्स और FW टेलर साहब के प्रिंसिपल्स प्लस टेक्निक्स को खत्म किया। और इस चैप्टर में वालों को हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे और बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम वो टॉपिक भी पढ़ेंगे जो शायद आपको 12th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता, दैट इज LPG पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है जी, तो बड़ा ही शानदार लेक्चर होने वाला है, बने रहिएगा, टिके रहिएगा इस। ठीक है जी, चलो तो शुरू करते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। सफल 2.0 की शुरुआत करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट ये चैप्टर होगा। ठीक है जी, चलिए भैया, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, सर कौन कौन से टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं जी। ठीक है जी, कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे भैया? सबसे पहले तो मीनिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है ये जानेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। उसके बाद फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फायदे हैं ये समझेंगे। उसके बाद डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, टोटल 5 डायमेंशंस हैं, उन 5 डायमेंशंस को, एस्पेक्ट्स को, एलिमेंट्स को पढ़ा जाएगा। उसके बाद डीमोनेटाइजेशन, उसके फीचर्स पढ़े जाएंगे। और उसके बाद बालको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है 1991 की, हम वो कवर कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये बालको हमारे सारे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। चलिए भैया, तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग से समझते हैं कि एक्चुअल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, तो भैया मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। सर बिजनेस एनवायरनमेंट, तो देखो यार, बिजनेस में सबसे पहले इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं यार एक बार। बिजनेस बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा एक बात समझो सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? सर हमारे आसपास जो कुछ भी चीजें होती हैं, हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला? हमारे आसपास जो कुछ भी सराउंडिंग्स है, हमारे आसपास जो कुछ भी चीजें हैं वो एनवायरनमेंट का पार्ट होती हैं। तो भैया एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? सर सराउंडिंग्स लिख दूं क्या? सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो कुछ भी है वो एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। वैसे ही बाल को एक वर्ड ऐड कर दो, बिजनेस। सर हमारे आसपास जो कुछ भी था मुझसे सराउंडिंग्स कह रहे थे, बिजनेस के आसपास, बिजनेस के आसपास जो कुछ भी होगा उसे आप क्या बोलोगे? सर बिजनेस एनवायरनमेंट बोलेंगे। हमारे आसपास की चीजों को एनवायरनमेंट बोल रहे हैं, तो बिजनेस के आसपास की चीजों को, बिजनेस के सराउंडिंग्स को क्या बोलेंगे? सर बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सिंपल, पहली डेफिनेशन छोटी सी, नॉन टेक्निकल, तो यही बन गई क्या कि द सराउंडिंग्स ऑफ बिजनेस, द सराउंडिंग्स the surroundings of business is known as business environment. The surroundings of business is known as business environment. ठीक है जी, तो बिजनेस की सराउंडिंग्स को क्या बोलते हैं? सर बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, डन है भैया, बिजनेस की सराउंडिंग्स को अपन बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। सर जी आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और टेक्निकल डेफिनेशन पे आते हैं। अच्छा एक बात बताओ भैया, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। सर धरती, वायु, अग्नि, है ना, पानी, इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन जो है हमारा, जो है पूरा वातावरण, उन सब चीजों से मिलकर बना है हमारा एनवायरनमेंट। सिमिलरली बिजनेस एनवायरनमेंट में भी कस्टमर, डेटर, सप्लायर, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, ठीक है जी, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन है। बिजनेस एनवायरनमेंट भी क्या होगा भैया? बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, बहुत सारी चीजों की टोटलिटी होगी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, बहुत सारी चीजों का सम टोटल होगा बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बिजनेस, जैसे हमारा एनवायरनमेंट बहुत सारी चीजों का टोटल है, वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट भी बहुत सारी चीजों का सम टोटल होगा। ठीक है, तो भैया एक बार देख लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द सम टोटल, मींस द सम टोटल। सम टोटल का मतलब क्या हुआ? बहुत सारी
चीजों का सम टोटल है, बहुत सारी चीजों से मिलके बनता है बिजनेस एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल बोले तो कस्टमर, क्रेडिटर, सप्लायर, इन्वेस्टर्स, डेटर, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस। सर ये फोर्सेस क्या होते हैं? अभी जो चीजें हमने काउंट करी, कस्टमर, डेटर, सप्लायर, क्रेडिटर्स, है ना, इन्वेस्टर्स, ठीक है, कंपिटिटर्स, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, इन सब चीजों को अपन फोर्सेस बोलते हैं। कलेक्टिवली दे आर नोन एज फोर्सेस। कलेक्टिवली बालको इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है जी, दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। भैया ये सारी चीजें हमारे बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमारे बिजनेस को अफेक्ट जरूर करती हैं। ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, बट इट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, लेकिन ये इसकी परफॉर्मेंस को जरूर अफेक्ट करती है। डन। तो भैया ये हमारी टेक्निकल डेफिनेशन जो बुक में आपको दिख जाएगी, क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट उन सभी चीजों का टोटल है, उन सभी फोर्सेस का टोटल है जो मेरे कंट्रोल से तो बाहर हैं, लेकिन मुझे अफेक्ट जरूर करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, बट इट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, बट इट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है जी, डन है जी, जल्दी से बताओ, क्लियर है क्या? चलो सर क्लियर है, सर क्लियर है। अब सर डेफिनेशन में से ना मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स निकाल लिए, जैसे सर सम टोटल हो गया, फोर्सेस हो गया, आउटसाइड द कंट्रोल हो गया। एक बार पहले इसे समझ लेते हैं सर, ठीक है जी। ओके, सम टोटल, तो पहला वर्ड आया सम टोटल। अच्छा, क्या बालकों में सम टोटल की जगह टोटैलिटी वर्ड लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी बताओ जरा। सम टोटल की जगह अगर मैं टोटैलिटी वर्ड मेंशन करूं, टोटैलिटी का मतलब क्या है? बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या होती है बालकों? टोटैलिटी होती है, सम टोटल होता है, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सम टोटल है, टोटैलिटी है, जो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है सर जी, ठीक है जी। ओके, बहुत सारी चीजें कौन कौन सी भैया? कस्टमर, डेटर, सप्लायर, क्रेडिटर्स, है ना, इन्वेस्टर्स, कंपटीटर्स, ओके, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, ये सारी चीजों का टोटल है। तो टोटैलिटी वर्ड मैंने लिख लिया। अच्छा, आउटसाइड द कंट्रोल की जगह बालकों में एक्सटर्नल लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? जो मेरे कंट्रोल से बाहर हो। भैया जो मेरे कंट्रोल से बाहर हो उसे मैं क्या लिख सकता हूं सर जी? उसे मैं लिख सकता हूं एक्सटर्नल। तो आउटसाइड द कंट्रोल का मतलब क्या हुआ सर जी? एक्सटर्नल हुआ, ठीक है। लास्ट वर्ड क्या आया सर जी? फोर्सेस। फोर्सेस का मतलब क्या होता है सर? फोर्सेस मतलब फैक्टर्स जिनके पास क्या है सर? पावर्स। किस बात की? हमें अफेक्ट करने की। तो जो मैं फोर्सेस आपको बता रहा था कि सर डेटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है जी, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, इनको अपन कलेक्टिवली क्या बोलते हैं सर? फोर्सेस बोलते हैं। इनको अपन कलेक्टिवली सर फैक्टर्स बोलते हैं। सर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास पावर्स होती हैं हमें अफेक्ट करने की, इनके पास हमारे बिजनेस को अफेक्ट करने की पावर होती है, ठीक है। इसीलिए इसे बाल को फैक्टर्स और फोर्सेस कहते हैं। ओके, आगे सुनिए सर। तो फोर्सेस क्या हुआ सर? सर फोर्सेस क्या है सर? फोर्सेस जो है वो फैक्टर्स हैं, ठीक है जी। ओके, वो फोर्सेस सर जी क्या है जी? फोर्सेस फैक्टर्स होते हैं सर। इसको आप पावर्स बोल सकते हो, जिनके पास पावर है हमें अफेक्ट करने की, ठीक है जी। अब सर जो ये फोर्सेस है ना सर, जो ये फोर्सेस है ना, फोर्सेस दो तरह के होते हैं सर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस सर जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस सर जी। कौन कौन से सर? एक होते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस, एंड सर सेकंड होते हैं जनरल फोर्सेस, जनरल फोर्सेस। तो सर एक क्या हुआ? एक हुआ स्पेसिफिक फोर्स, दूसरा क्या हुआ सर? दूसरा हुआ जनरल फोर्स। तो स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस सर, ठीक है जी। ओके जी, जल्दी बताओ, ठीक है, क्लियर है? एवरीवन, चलो। तो स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस। सर स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं?
सर स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो पर्टिकुलरली एक फॉर्म को प्रभावित करते हैं, जो क्या करते हैं सर, एक पर्टिकुलर फॉर्म को प्रभावित करेंगे, ठीक है, विच विल अफेक्ट टू अ पर्टिकुलर फॉर्म। एग्जांपल बोले तो जैसे मान लीजिए भैया कि मेरे नीचे वाली दुकान से बहस हो गई, नीचे वाली दुकान से बहस हो गई, तो मैं इसकी दुकान से सामान खरीदना बंद कर दूंगा, तो इसकी दुकान पे फर्क पड़ेगा या सारी दुकानों पर? सर इसकी दुकान पर। अगर इसके इन्वेस्टर्स ने इस पे इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, अगर इसके इन्वेस्टर्स ने इस पे इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, तो इसकी दुकान पे फर्क पड़ेगा या सारी दुकानों पर? बताओ जरा। हाँ जी, इसके इन्वेस्टर्स ने इस पे इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, तो इसकी दुकान पे फर्क पड़ेगा या सारी दुकानों पर? सर इसकी दुकान पे फर्क पड़ेगा सर। अगर इसके क्रेडिटर्स ने इसको सामान देना बंद कर दिया, तो इसकी दुकान पे या सारी दुकानों पर? सर इसकी दुकान पर। तो जब एक स्पेसिफिक फर्म को प्रभावित किया जाए, उन फोर्सेस को अपन क्या बोलते हैं सर? दैट फोर्सेस आर नोन एज स्पेसिफिक फोर्सेस। तो स्पेसिफिक फोर्सेस आर दोज forces which affect to a particular form or specific form। तो भैया जो एक स्पेसिफिक फॉर्म या फिर जो एक पर्टिकुलर फॉर्म को जो अफेक्ट करेगा, उन फोर्स को अपन क्या बोलते हैं सर? स्पेसिफिक फोर्सेस बोलते हैं। सर जनरल फोर्सेस क्या होती हैं? जो सारी फॉर्म्स पर एक जैसा प्रभाव डालें, ठीक है जी। ओके, एग्जांपल बोले तो भैया पॉलिथीन में बैन लगाया गया, सिंगल प्लास्टिक जो है उसके ऊपर बैन लगाया गया, तो आपने देखा वो जो प्लास्टिक वाली जो स्ट्रॉ आती थी, अब उसकी जगह पेपर वाली स्ट्रॉ आती है, तो एक दुकान पर या सारी दुकानों पर? सर एक दुकान पर, सारी दुकानों पर सर, सारी दुकानों पर, ठीक है जी। ओके, कई जगह पर देखा होगा आपने कि अब अल्कोहल के ऊपर बैन लगाया गया। जब अल्कोहल पे बैन लगाया गया, तो एक दुकान पे नहीं मिल रही थी या सारी दुकानों पे नहीं मिल रही थी? सर सारी दुकानों पे नहीं मिल रही थी, है ना। सर अभी आईफोन 15 आने वाला है, तो आईफोन 15 के आने से आईफोन 14, 13, 11 के प्राइस हर दुकान पे कम होंगे, तो एक दुकान पे कम होंगे या सारी दुकानों पर? सर सारी दुकानों पर। तो कहने का मतलब क्या है सर? जनरल फोर्सेस जो होती हैं वो सारी फॉर्म्स पर एक जैसा प्रभाव डालती हैं, ठीक है जी। तो जनरल फोर्सेस आर those forces which affect to all the forms similarly or to the whole industry। है ना, सारी फॉर्म्स पर एक जैसा प्रभाव डाले, या फिर हमने पढ़ रखा है इकोनॉमिक्स के अंदर कि सारी फॉर्म्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं सर? इंडस्ट्री बोलते हैं। तो या तो पूरी इंडस्ट्री पर प्रभाव डाले, ये लिखा हुआ हो, या फिर क्या लिखा हुआ हो सर? सारी फॉर्म्स पर एक जैसा प्रभाव डाले, दैट इज नोन एज जनरल फोर्सेस, ठीक है जी। अच्छा, एक बात और आपको पता होनी चाहिए गाइस, क्या सर? स्पेसिफिक फॉर्म्स अफेक्ट्स डायरेक्टली एंड जनरल फोर्सेस जो है, स्पेसिफिक फोर्स डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं सर, और जनरल फोर्सेस जो है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो कई बार इस नाम से आ जाता है कि भैया वो कौन सी फोर्सेस हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं? तो डायरेक्टली बात को हमें स्पेसिफिक फोर्स अफेक्ट करती हैं। कौन सी फोर्स जो है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है? तो भैया जनरल फोर्स जो है गाइस हमें इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है, ठीक है जी। ओके, सही है सनु, क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगर क्लियर है तो। इसका भैया स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना यार, है ना, क्योंकि ये मैंने उस पेज पे नहीं लिखा है। ठीक है, चलो अब आते हैं सर फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, ठीक है जी। तो भैया डायग्राम देख रहे हो, है मेहनत देख रहे हो, मेहनत कितनी हो रही है। चलो आप लोगों के लिए आगे बढ़ते हैं सर। सबसे पहले बात करते हैं टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस की। पहले किसकी बात करते हैं सर? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक बात बताओ, क्या आपको पता है क्या एवरीवन
क्या आपको टोटलिटी का मतलब पता है क्या? हाँ सर, टोटलिटी मतलब आपने अभी बताया था, सम टोटल इज इक्वल टू टोटलिटी, है ना? तो सर मुझे मतलब पता है सर, सम टोटल होता है सर इसका। अच्छा सर, एक्सटर्नल का मतलब पता है क्या? हाँ सर, आपने अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स में बताया था। अब समझ में आया कि इंपॉर्टेंट टर्म्स बुक में नहीं है, लेकिन आप लोगों को कहां से कराई गई, ताकि आपको फीचर्स अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है जी, ओके चलिए। तो सर जी, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है सर? आउटसाइड द कंट्रोल, आउटसाइड द कंट्रोल। ठीक है जी। अच्छा सर, फोर्सेस का मतलब क्या होता है? फोर्सेस का, एवरीवन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्सेस? सर फोर्सेस का मतलब होता है, मैंने बताया था सर, फैक्टर्स या फिर जिनके पास क्या होती है सर, पावर्स, किसी चीज की हमें अफेक्ट करने की, फैक्टर्स या फिर पावर्स हमें अफेक्ट करने की। डन डन। चलिए सर, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? ऐसा सम टोटल है उन सभी फैक्टर्स और फोर्सेस का, पावर्स का, जो हमें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस, फैक्टर्स एक्सटर्नल टू अ बिजनेस फर्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सर, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। और मुझे लगता है कि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं इसके बारे में। सर स्पेसिफिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस व्हिच अफेक्ट टू अ पर्टिकुलर फर्म, they affect directly, and general forces are those forces which affects all the firm similarly or to the whole industry. ठीक है जी, and they affect indirectly. ओके अच्छा, एग्जांपल ले लेते हैं यार यहां पर ना। सर स्पेसिफिक फोर्सेस के एग्जांपल की बात करूं तो क्या क्या होगा भैया? कस्टमर्स, कंपेटिटर्स, सप्लायर्स, कंपेटिटर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स। ठीक है जी, ओके। तो कंपेटिटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, ठीक है, डेटर्स, ये सब बाल को क्या हो गए? ये सब हमारे हो गए स्पेसिफिक फोर्सेस। ठीक है जी, ये सब एक पर्टिकुलर फर्म को प्रभावित करते हैं। सर जनरल फोर्सेस की बात करूं तो जनरल फोर्सेस के क्या क्या एग्जांपल होंगे? तो भैया गवर्नमेंट ऑर्डर्स, ठीक है जी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ओके, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, और सोशल ऑब्लिगेशंस, पॉलिटिकल मीटिंग्स, है ना? तो ये सब चीजें बाल को जो है किस में आती हैं सर? जनरल फोर्सेस के अंदर आती हैं। कई कई बार जो है बहुत लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स को अफेक्ट करते हैं गाइस। ठीक है जी, डन। चलिए, तो ये बाल को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एग्जांपल भी आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, डन। चलिए आगे मूव करते हैं सर। इंटर रिलेटेडनेस। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर रिलेटेडनेस? देखो यार, इंटर रिलेटेडनेस का मतलब ये होता है कि यार एक फैक्टर में चेंज आया ना, तो एक फैक्टर में चेंज आने की वजह से बैक टू बैक सारे फैक्टर्स में चेंज आ रहा है। क्यों सर? क्योंकि देखो बिजनेस एनवायरनमेंट में सारे फैक्टर्स क्या है सर? बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हर एक चीज क्या है सर? इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, इंटर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है सर? उसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि यार एक फैक्टर में चेंज आया तो बैक टू बैक सारे फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, बिकॉज ऑफ इंटर रिलेटेडनेस। ठीक है, तो एक बात बताओ सर, किसी चीज का प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा सर? डिमांड कम होगी। ये तो हमने पढ़ रखा है कि प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम होती है, लेकिन इसके आगे का नहीं पढ़ रखा, इसके आगे का मैं पढ़ाता हूं आप। सर डिमांड कम होगी तो क्या होगा? सर डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम करनी पड़ेगी। बोलो यस और नो? सर डिमांड कम होगी तो हमें सप्लाई कम करनी पड़ेगी। सर सप्लाई कम होगी तो क्या होगा? सप्लाई कम होगी तो भैया प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जब सप्लाई ही नहीं है तो प्रोडक्शन करके क्या करोगे? प्रोडक्शन आपको कम करनी पड़ेगी। सर उसके बाद क्या होगा जी? आपको कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी। एवरीवन, आप लोगों की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। भैया प्रोडक्शन कम करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट जो है आपकी बढ़ जाती है। क्योंकि याद करिए लास्ट ईयर जब आप 11th क्लास में थे तो आप लोगों ने पढ़ा था कि भैया अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो कॉस्ट कम होगी। अब आप प्रोडक्शन कम कर रहे हो तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना सर जी? उससे क्या होगा? उससे आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। ठीक है जी, उसकी वजह से क्या होता है मेरे भाई?
प्रॉफिट, जब कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस लेस। तो अगर आप ध्यान दें तो एक फैक्टर में चेंज आया था, लेकिन उसकी वजह से बैक टू बैक सारे फैक्टर्स में चेंज आया, बिकॉज ऑल द फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड, बिकॉज ऑल द फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड गाइस। ठीक है जी, डन है क्या? बिकॉज ऑल द फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ऑल द फोर्सेस ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड गाइस। ठीक है जी, क्योंकि अगर हेल्थ अवेयरनेस बढ़ती है तो ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ेगी, एक फैक्टर में चेंज आएगा, दूसरे फैक्टर में चेंज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, चलिए सर डायनामिक की बात कर लेते हैं सर। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है सर? डायनामिक है। डायनामिक का मतलब चेंजेबल है। क्या होता है, कभी कभी भैया मार्केट में बूम होता है, रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता ही रहता है। तो डायनामिक का मतलब क्या हुआ सर? डायनामिक का मतलब हुआ चेंजेबल। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है गाइस वो चेंज होता रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है गाइस? चेंजेबल है। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है गाइस। ठीक है जी, डन है क्या? ठीक है जी, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर भी आपको दिख ही रहा होगा कि यार बिजनेस एनवायरनमेंट में लगातार हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बाल को डायनामिक एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो बदलता रहता है भैया, विद द चेंज इन द टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, फैशन, टेस्ट, अगर कुछ बदलेगा तो ये भी चेंज होता ही रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है बाल को अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी के जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा इसका कीवर्ड है ये डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है बाल को? अनिश्चितता। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होती है? बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अनिश्चितता होती है। हम लोग ये नहीं पता लगा पाएंगे कि कब क्या चेंज आएगा, कितना बड़ा चेंज आएगा, उससे कितनी हमें बिजनेस पे इफेक्ट पड़ने वाला है, ये नहीं पता लगा पाते। ठीक है जी, तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द चेंजेस, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द हैपनिंग्स, मिस हैपनिंग्स, इट्स कैलकुलेशन, इट्स इंपैक्ट। ठीक है, हम लोग नहीं पता लगा पाते, इसलिए क्या है सर? बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी होती है। तो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ? अनिश्चितता। मतलब क्या हुआ कि आप पता नहीं लगा सकते कि कब चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, कितना इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है जी, आप इतना करेक्टिवली इसको आप नहीं कर सकते। तो वही लिखा हुआ है कैन नॉट, डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, या कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ओके, चलिए सर, तो भैया हमें नहीं पता कब क्या हो जाए। सेम बाल को अच्छे एक बार देख लीजिए। Business environment is uncertain. It is difficult to predict the future happenings, environmental changes, their impact with full accuracy, guys. ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल मैंने करके आपको दे दिया। नेक्स्ट पे आ जाओ सर, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है गाइस? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब समझना आसान नहीं होता यार। बिजनेस एंड वही कीवर्ड है इसका, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी का कीवर्ड है। तो जब डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट आए तो आपको आंसर लिखना है अनसर्टेनिटी, और जब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आए तो आपको आंसर लिखना है क्या भैया? कॉम्प्लेक्सिटी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या होती है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी होता है। कई बार हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड। ठीक है जी, दे आर अफेक्टिंग ईच अदर, इसीलिए समझना बड़ा मुश्किल है कि यार कौन से फैक्टर की वजह से आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, कौन से फैक्टर की वजह से आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है। ये बड़ा मुश्किल है समझना। हाँ, हो सकता है कि आप उसे पार्ट्स में समझ जाओ, लेकिन टोटलिटी में समझना बड़ा मुश्किल है गाइस। ठीक है, तो ये लाइन भी लिखी हुई मिलेगी आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर। बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स एज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, टोटलिटी है, सम टोटल है। ठीक है जी, विच इज इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स सेपरेटली। हो सकता है कि आप उसे पार्ट्स में सेपरेट समझ जाओ, बट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी। और बिजनेस एनवायरनमेंट तो है ही टोटलिटी में, तो टोटलिटी में समझना बड़ा मुश्किल है। हाँ, आप अलग अलग एनवायरनमेंट को समझोगे तो शायद समझ जाओ, लेकिन टोटलिटी में समझना इसको बड़ा डिफिकल्ट होता है गाइस। ठीक है जी, तो कीवर्ड मैंने क्या दिया था? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ध्यान रखना। आ जाओ भैया, रिलेटिविटी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होती है? रिलेटिविटी होती है। मतलब सर जी, मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना यार, वो रिलेटेड होता है बहुत सारी चीजों से। बिजनेस एनवायरनमेंट उसके आसपास के ट्रेडिशन से, कल्चर से, बिलीफ से, नॉर्म्स से, उन सब चीजों से रिलेट करता है। एग्जांपल बोले तो द
द डिमांड फॉर साड़ी इन अमेरिका इज डिफरेंट फ्रॉम डिमांड फॉर साड़ी इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि सर वहां का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है, वहां का बिजनेस एनवायरनमेंट वहां के ट्रेडिशन कल्चर से रिलेट करता है, यहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ के ट्रेडिशन कल्चर से रिलेट करता है। तो दोनों का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग अलग क्यों है? क्योंकि दोनों जगह का ट्रेडिशन कल्चर अलग अलग है और बिजनेस एनवायरनमेंट उन ट्रेडिशन कल्चर से रिलेट करता है। अगर दोनों का ट्रेडिशन कल्चर सेम होता तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी सेम होता। आई बात समझ में? तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है सर? बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेट करता है उसके आसपास की चीजों से। ठीक है, इसीलिए क्या है सर, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर रिलेटिविटी देखने को मिलती है। अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो क्या कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट, ठीक है जी, डन है जी। चलिए तो पढ़ के देख लेते हैं एक बार। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट गाइस, ठीक है जी, whose impact differs from country to country, region to region, firm to firm। सर इसका इंपैक्ट कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, अमेरिका इंडिया अलग अलग होता है। रीजन वहां के ट्रेडिशन कल्चर बिलीफ्स अलग है, यहाँ का ट्रेडिशन कल्चर बिलीफ्स अलग है, और बिजनेस एनवायरनमेंट उसी ट्रेडिशन कल्चर बिलीफ से रिलेटेड होता है। ठीक है, डन गाइस, आगे बढ़े, बताइए आगे बढ़े। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सर बिजनेस एनवायरनमेंट के फायदे पढ़ते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फायदे हैं भाई। ठीक है, मतलब सर बेसिकली ये फायदे बिजनेस एनवायरनमेंट के नहीं है, ये फायदे जो है वो है एनवायरमेंटल स्कैनिंग के। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग? The study of business environment, the study of business environment। सर बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी को एनवायरमेंटल स्कैनिंग कह सकते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के एनालिसिस को अपन एनवायरमेंटल स्कैनिंग कह सकते हैं। और अगर आपने एनवायरमेंटल स्कैनिंग किया, अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर लगातार नजर रखी, अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करी, तो आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे हम ये पढ़ने वाले हैं। तो पहले टॉपिक समझो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस है, लेकिन नहीं, बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर नजर रखने की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर बता दूं, ये बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर नजर बनाए रखने की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, डन है। चलिए सर, सर क्या हुआ कि हम लोग क्या कर रहे थे सर जी, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे थे, बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर नजर बनाए रखे हुए थे कि कब क्या चेंज आने वाला है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट में कब कौन सा कैसा चेंज आने वाला है। तभी एकदम से क्या दिख गया, तभी एकदम से हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटी दिख गई। हाँ जी, तभी हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एकदम से अपॉर्चुनिटी दिख गई। और अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले ग्रैब कर लिया, अपने कंपटीटर से पहले ग्रैब कर लिया, तो आपको क्या मिलेगा सर? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या मिलेगा मेरे भाई? फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। ठीक है जी, तो क्या होता है कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट पर नजर बनाए रखते हैं, और बिजनेस एनवायरनमेंट पर नजर बना के रखने से क्या होगा कि अगर मैंने कोई अपॉर्चुनिटी देखी और उस अपॉर्चुनिटी को बाकियों से पहले ग्रैब कर लिया, तो मुझे क्या मिलेगा सर? मुझे मिलेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, डन है। चलिए सर समझते हैं जी कैसे। जैसे मान लीजिए भैया, आपने सुना होगा यार, एयरटेल जो है, भारतीय एयरटेल था पहले, और दे चार्ज अ गुड अमाउंट फॉर अ सिंगल मिनट कॉल। 1 मिनट के अच्छे खासे पैसे में देने पड़ते थे उस टाइम पर, लेकिन आजकल देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो है वो फ्री कॉल्स चल रही होती है, लिखा था फ्री अनलिमिटेड कॉल्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या सर, उस टाइम पे वो अच्छा चार्ज कर रहे थे, आजकल फ्री हो गए। उस टाइम पे इन्होंने उतना पैसा कमा लिया था क्योंकि वो पहले थे, ठीक है जी, टेलीकॉम नेटवर्क प्रोवाइडर। ओके, तो अगर आप कोई काम करने वाले पहले होते हो ना, तो आप बाकी मतलब आप पहले क्यों होते हो? क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी को बाकियों से पहले पहचान लिया, पहले ग्रैब कर लिया, और उसका फायदा आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है जी, और उसी फायदे को अपन क्या बोलते हैं सर? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या बोलते हैं सर? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आपने अपॉर्चुनिटी को बाकियों से पहले ग्रैब कर लिया, देन यू विल गेट अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यू विल ग्रैब
द अपॉर्चुनिटी एंड यू विल अहेड फ्रॉम योर कंपटीटर्स। ठीक है, आप अपने कंपटीटर्स से आगे होंगे भैया। डन, चलिए पढ़ के देखें एक बार। सर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन आइडेंटिफाइंग advantageous opportunities and getting their benefits prior to the competitors। कंपटीटर से पहले वो आपको बेनिफिट दे देगा। ठीक है, अगला है सर अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अच्छा, जरूरी है क्या कि मैं जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करूंगा, जरूरी है क्या कि मैं जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करूंगा मुझे अपॉर्चुनिटी दिखेगी? नहीं सर, जरूरी थोड़ी है। कभी कभी बाल को थ्रेट्स भी तो दिख सकते हैं एवरीवन, कभी कभी हमें थ्रेट्स भी तो दिख सकते हैं। और अगर आपने थ्रेट्स को, प्रॉब्लम्स को, थ्रेट्स मतलब प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, हर्डल्स, अगर आपने थ्रेट्स को बाकियों से पहले आइडेंटिफाई कर लिया, अपने कंपटीटर से पहले आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको क्या मिल जाएगा? एक अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा कि भैया प्रॉब्लम आने वाली है, सावधान, सावधान हो जाओ, आपके सामने प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है जी, ओके, एक रेड लाइट जल जाएगी, आपके लिए एक वार्निंग सिग्नल बन जाएगा अगर आपने समय रहते इन थ्रेट्स को पहचान लिया तो। ठीक है जी, अगर आपने समय रहते इन थ्रेट्स को पहचान लिया, सो यू विल गेट द अर्ली वार्निंग सिग्नल। डन, डन, बिल्कुल सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। एग्जाम्पल बोले तो सर एग्जाम्पल भैया, जैसे मान लीजिए भैया 2015 दिसंबर के अंदर, मतलब जहां तक मुझे डेट ऐसी यही होगी, दिसंबर 2015 में एक नोटिफिकेशन आया कि 1 जनवरी 2016 से दिल्ली के अंदर ऑड इवन सिस्टम लागू होगा। 1 जनवरी 2016 से दिल्ली के अंदर ऑड इवन सिस्टम लागू होगा। अब ये क्या है सर? ये मेरे लिए कुछ कम, जैसे सीएनजी वालों के लिए, इलेक्ट्रिक वालों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन पेट्रोल और डीजल वालों के लिए क्या है सर जी? ये एक थ्रेट है। तो अगर मैंने अपनी प्रोडक्शन को दिसंबर में ही रोक दिया, क्योंकि ऑड इवन सिस्टम लागू होने का मतलब क्या है कि आधी गाड़ियां चलेंगी रोड पर, एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी, एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। आधी हो गई गाड़ियां, जब रोड पर गाड़ियां आधी हो गई तो डिमांड भी आधी हो गई, सेल भी आधी हो गई, प्रॉफिट भी आधा हो गया, प्रोडक्शन भी आधी ही करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो हमने क्या किया सर? समय रहते प्रोडक्शन को आधा कर दिया। तो अगर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता, अगर मुझे पता नहीं लगता दिसंबर में कि जनवरी में ऑड इवन सिस्टम लागू होने वाला है, और मैं अपनी प्रोडक्शन धड़ल्ले से चला रहा होता, तो जनवरी में मुझे ढप्पा हो जाता। होता कि नहीं होता सर? जनवरी में ढप्पा हो जाता, फंस जाते अपन। लेकिन मुझे क्या मिल गया सर? मुझे मिल गया अर्ली वार्निंग सिग्नल, और मैंने उस थ्रेट को पहचान लिया और अपनी प्रोडक्शन को रोक लिया। और प्रोडक्शन को रोक लिया तो मैं अपने रिसोर्सेज को, क्या हुआ सर जी? मैं अपने रिसोर्सेज को टैप कर पाया, यूज कर पाया, अच्छे से एलोकेट कर पाया, उसे बचा पाया, सेव कर पाया। यस और नो? ठीक है जी, तो टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, सेविंग यूजफुल रिसोर्सेज, ठीक है जी, यूजिंग इट इन अ बेटर वे, यूजिंग इट समवेयर एल्स। ठीक है, तो भैया रिसोर्सेज को आप बचा पाते हो, रिसोर्सेज को आप अच्छी जगह यूज कर पाते हो अगर आपको थ्रेट्स टाइम रहते पता लग जाते हैं तो। ठीक है, तो अब मैं अपनी सीएनजी की प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा और पेट्रोल डीजल की प्रोडक्शन कम कर दूंगा। तो मैंने अपने रिसोर्सेज को अच्छी जगह लगा लिया, अच्छी जगह यूज कर लिया। Business environment makes available various resources such as capital, labor, machinery, material to a business firms। ठीक है जी, अवेलेबल करा देता है और उसको अच्छी जगह यूज करने के लिए आपको थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करके दे देता है। ठीक है जी, अगला है सर असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सर बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना, आपको प्लान्स एंड पॉलिसी बनाने में भी हेल्प करता है। सर कोई भी प्लान अगर आप बनाओगे बिना बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करे बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान लीजिए बाल को दिल्ली के अंदर जो है अभी समिट चल रहा है सर, G20 समिट चल रहा है, उसके चक्कर अगर आप बोलो कि भैया कल जाके ना मैं एक स्टॉल लगाऊंगा सेंट्रल दिल्ली के अंदर, तो आप नहीं लगा सकते सर। आपने प्लान बनाया लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी नहीं करी, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपका हर प्लान जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद होना चाहिए, और बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने के बाद अगर आपका हर प्लान होगा तो वो आपकी हेल्प करेगा, आपको असिस्ट करेगा किसके अंदर? प्लानिंग करने में और पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन।
अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग, डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड पॉलिसी फ्रेमिंग वर्क टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क फॉर्मुलेशन। ठीक है जी गाइस, तो प्लान्स एंड पॉलिसी बनाने में बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है गाइस। ठीक है, अगला है सर हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। तो भैया बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में भी हेल्प करता है। सर कैसे? अब एक बात बताओ, अगर आपको अपॉर्चुनिटी समय रहते मिल गई, अगर आपने थ्रेट्स समय रहते पहचान लिए, अगर आप अपने रिसोर्सेज को बचा पाए, अगर आपने अच्छे प्लान्स एंड पॉलिसी बनाए, तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस बाकियों की परफॉर्मेंस से बेटर होगी सर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करता है सर। ठीक है जी, ओके। तो करेक्ट एनालिसिस एंड कंटिन्यूअस monitoring of business environment helps an organization in improving its performance. It helps in improving the production. It helps in saving the resources. It helps in better formulation of plans and policy. Okay, डन है भैया। तो ये था भैया हमारा मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और अब हम पढ़ रहे हैं बालकों जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। ठीक है जी, क्या है सर जी? डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा, मैं पहले ना इसके और अल्टरनेट, इस टॉपिक के अल्टरनेट नेम बताना चाहता हूं, कई बार ये अलग अलग नाम से पेपर में आ जाता है भाई। ठीक है, तो सारे नाम आपको पता होने चाहिए। हाँ जी सर, तो डायमेंशंस, एस्पेक्ट्स, एलिमेंट्स, कंसेप्ट्स, फैक्टर्स, फोर्सेस, ओरिएंटेशन, है ना, और एनवायरमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कितने एनवायरमेंट्स होते हैं हमें ये पढ़ना है सर। ठीक है जी, तो टोटल यार देयर आर 5 एनवायरनमेंट गाइस, एंड द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। पहले देख लेते हैं भैया कौन कौन से 5 एनवायरनमेंट है। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है जी, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट टोटल 5 है मेरे भाई। सर पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है जी। उसके बाद है सर सोशल एनवायरनमेंट, उसके बाद है सर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, उसके बाद है सर लीगल एनवायरनमेंट, उसके बाद है सर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है जी, तो ये 5 एनवायरनमेंट वाल को हमें देखने को मिलते हैं सर। ओके, चलो सर, तो ये 5 डायमेंशंस, ये 5 एनवायरनमेंट वाल को हम लोगों को पढ़ने हैं। लेट्स स्टार्ट डूइंग इट वन बाय वन। तो भैया पहला जो है वो है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अच्छा, मैं आपको सिंपल कर दूं क्या याद करने का तरीका? सिंपल क्या, सिंपलेस्ट कर दूं क्या? सिंपलेस्ट सर जी, इकोनॉमिक्स में आपने आज तक जो कुछ पढ़ा है
सर हमने क्या क्या पढ़ा है भैया? हमने माइक्रो में पढ़ा सर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है जी, पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में पढ़ा, यूटिलिटी है ना, कॉर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व, डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद फिर प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू, ठीक है, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद आपने मैक्रो में पढ़ा होगा नेशनल इनकम इंजेक्शन लीकेज, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना, एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी, उसके बाद फिर इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है जी, उसके बाद मनी एंड बैंकिंग, एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। स्टैट्स में मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, है ना, वेरिएंस, ये सब चीजें पढ़ी होंगी आप लोगों ने। एंड इंडियन इकोनॉमिक के अंदर बहुत अच्छा खासा पोर्शन है आप लोगों का। तो इकोनॉमिक्स में आपने आज तक जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से किसी भी एक फैक्टर की वजह से अगर आपके बिजनेस पे फर्क पड़ता है ना, आंसर चुपचाप क्या लिख देना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सर जी एग्जांपल बोले तो ये देखो सर, इट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस दैट हैव इमीडिएट एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन अ बिजनेस। सर इकोनॉमिक इंपैक्ट अगर आपके बिजनेस पे डालता है कोई तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा। एग्जांपल ये सब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है बचपन से लेके आज तक। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, चेंजेस इन इनकम ऑफ पीपल, मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइस लेवल, रिलेटिव रोल्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ग्रोथ रेट, जीडीपी, जीएनपी, रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी आर सम इकोनॉमिक फैक्टर्स गाइस, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में आपने आज तक जो कुछ भी पढ़ा है, ठीक है, उनमें से किसी भी एक फैक्टर की वजह से आपके बिजनेस में फर्क पड़ता है, आंसर विल बी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एवरीवन, ठीक है जी। चलिए सर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑफर्स अपॉर्चुनिटी टू अ फर्म और इट में पुट सम थ्रेट्स। एग्जांपल डिस्पोजेबल इनकम भैया, इजी फाइनेंस स्कीम सर जी, मनी एंड बैंकिंग, राइज इन इन्फ्लेशन रेट, महंगाई बढ़ गई। तो ये सब बाल को इकोनॉमिक हमारे एग्जांपल्स भी हो गए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। लेट्स टॉक अबाउट सोशल एनवायरनमेंट। सर सोसाइटी में हमने जो कुछ भी देखा है आज तक, ट्रेडिशन, कल्चर, बिलीफ्स, नॉर्म्स, है ना, तो क्या क्या देखा भैया? ट्रेडिशन देखा, कल्चर देखा, बिलीफ्स देखे, नॉर्म्स देखे, फेस्टिवल देखा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन देखा, वुमेन एम्पावरमेंट देखा, पॉपुलेशन देखा, ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट। सर इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा, नहीं, सोशल इंपैक्ट ज्यादा है इसका, इसलिए सोशल के अंदर आएगा, ठीक है। तो इनमें से किसी भी एक फैक्टर की वजह से अगर आपके बिजनेस में फर्क पड़ता है तो द आंसर विल बी सोशल एनवायरनमेंट। ओके गाइस, पढ़ के देखें एक बार। इट रेफर्स टू ऑल दोज फोर्सेस दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सोसाइटी इन विच द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑपरेट्स। तो जिस एनवायरनमेंट में, जिस बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बिजनेस ऑपरेट करता है, उस सोसाइटी के ऊपर अगर आपके बिजनेस, उस सोसाइटी की वजह से आपके बिजनेस पे कोई फर्क पड़ेगा, आंसर विल बी सोशल एनवायरनमेंट। एग्जांपल मैंने सारे दे ही दिए हैं, कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीफ्स, कल्चर, सोशल ट्रेंड्स, ठीक है जी, बिलीफ्स दो बार आ गया, नॉर्म्स, एथिक्स, लिटरेसी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन लेवल, ठीक है, पॉपुलेशन लेवल, फेस्टिवल्स, फैशन, फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, वेदर, अवेयरनेस टुवर्ड्स हेल्थ, लाइफस्टाइल, वैल्यूज एटसेट्रा आर सम सोशल फैक्टर्स, ठीक है जी। ओके, तो ये सब बाल कुछ सोशल फैक्टर्स हैं। एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। नाउअडेज पीपल आर पेइंग मोर अटेंशन टुवर्ड्स हेल्थ, हेल्थ कॉन्शियसनेस सोशल का पार्ट हो गया सर, ठीक है, टबैको वगैरह अवॉइड कर रहे हैं। सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, बाल को दिवाली अभी जो है हमारा जन्माष्टमी गया है, ठीक है जी, तो क्या है सर, ये फेस्टिवल्स राखी गया है, तो क्या सर, फेस्टिवल्स की वजह से किसी चीज की डिमांड कम होना बढ़ना सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है सर, ठीक है जी। इक्वल स्टेटस, कंपनी के अंदर हम लोग इक्वल स्टेटस दे रहे हैं, किसको सर, मेल फीमेल को, ये भी सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है गाइस, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की तरफ मूव करते हैं सर, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, डिग्रेड हो गई, कोई एक्सपेरिमेंट हो गया, कोई इनोवेशन हो गया, ठीक है, इन सब चीजों की वजह से अगर आपके बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, सो द आंसर विल बी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आंसर क्या होगा मेरे भाई? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आंसर होगा। It refers to all those forces that are characterized by the
टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, इनोवेशन, ठीक है जी। तो भैया टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट हो गया, इनोवेशन हो गया, जिसके अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट ऑपरेट करता है। इनोवेशन, इंप्रूवमेंट, न्यू मेथड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू इक्विपमेंट्स, तो ये सब चीजें किसके अंदर आती है मेरे भाई? टेक्नोलॉजिकल के अंदर आती हैं, ठीक है जी। ओके, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट, बाल को एयर टिकट, ये भी टेक्नोलॉजिकल का पार्ट हो गया। कलर टीवी वाला आ गया भैया रिमोट के साथ, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता था। फोटोकॉपी आ गई बाल को, पहले कार्बन पेपर चलते थे। तो ये सब क्या है सर? ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ही तो है, ठीक है। डन। चलिए अगला है बाल को पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो पॉलिटिक्स में हमने जो कुछ भी देखा है, इलेक्शन देखे हैं सर, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं गाइस, ठीक है जी। ओके, तो ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं? हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। जैसे कि इट रेफर्स टू ऑल दोस फोर्सेस दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो पॉलिटिकल कंडीशंस हो गए भैया, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है? ब्यूरोक्रेटिक्स हो गए बाल को, हमारे जो भी आईएएस आईपीएस होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के एटीट्यूड कैसे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या कहती हैं, हमारे देश का संविधान क्या कहता है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है हमारे देश का, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है हमारे देश की, ठीक है जी, रूलिंग पार्टी की क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन कितना ज्यादा है हमारे बिजनेस के ऊपर, ओके। उसके बाद नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज, हमारी कंट्री का बाहर की कंट्रीज से कनेक्शंस कैसे हैं, रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है जी। और पॉलिटिकल लीडरशिप कैसी है हमारी, हमारी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज की थिंकिंग कैसी है, सोच कैसी है गाइस, ओके। ये सब क्या है जी? ये सब जो है हमारे कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं गाइस, ओके। दीज आर सम द पॉलिटिकल फैक्टर्स एवरीवन। डन। एग्जाम्पल, इवन आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद भी इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो देखो पॉलिटिकल आ गया ना, नहीं कोई पॉलिसी वगैरह लाना है, पॉलिटिकल का काम होता है गाइस, ठीक है जी। जनता गवर्नमेंट 1997, जनता गवर्नमेंट अलाउड अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी अगेंस्ट एमएनसी, किसमें आ गया भैया? मतलब कि कोई बाहर की कंपनी को इंडिया में एंट्री देना ना देना, ये भी पॉलिटिकल का पार्ट हो गया गाइस, ठीक है जी। ओके, बैंगलोर एंड हैदराबाद बिकम द आईटी हब बिकॉज ऑफ द सपोर्टिव पॉलिटिकल एनवायरमेंट, क्लाइमेट, ठीक है जी। सपोर्टिव पॉलिटिकल क्लाइमेट की वजह से आजकल ये लोग आईटी हब बन चुके हैं। डन गाइस। चलिए जी, अब आते हैं सर लीगल एनवायरनमेंट पे। तो भैया लीगल में कोई पॉलिसी आ गया, कोई कोर्ट आ गया भैया, कोर्ट ने कुछ कर दिया है ना, कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया, कोई भी बैन वैन लगा दिया गया, कोर्ट के ऑर्डर्स, बैन, कोई भी एक्ट आ गया, कंपनीज एक्ट है ना, पार्टनरशिप एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोई भी एक्ट का आ जाएगा तो भी इसी के अंदर आएगा मेरे भाई, ठीक है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज और कमीशन द्वारा लिए गए एक्शंस भी अपन लीगल के अंदर काम करते हैं, ना काउंट करते हैं, ना कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल के अंदर गाइस, ठीक है। सो इट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लीगलाइजेशन इन विच द बिजनेस एंटरप्राइज ऑपरेट्स, जैसे कि रूल्स, लॉज, है ना, सारे एक्ट के नाम मैंने बताई दिया आपको। स्टेचुटरी प्रोविजंस हो गए भैया, कोई पॉलिसी आ गई, प्रोहिबिशन, कोई बैन लगा दिया गया, कोई लेजिस्लेशन पास कर लिया गया, कोई बिल पास कर दिया गया, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स आ गए, कोर्ट की कोई जजमेंट आ गई, वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज, गवर्नमेंट की कोई कमीशन एजेंसी द्वारा कोई काम कर दिया गया, तो भी वो लीगल का ही पार्ट होता है गाइस, ठीक है। एग्जाम्पल बोले तो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट दूरदर्शन पर बैन है, टेलीविजन पर बैन है, ठीक है। पैकेज ऑफ सिगरेट्स के ऊपर लिखा होना चाहिए कि इट इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये भी लॉ है भैया, ठीक है। और हजार्डस गुड्स जो हैं वो कंपनीज एक्ट का सामना करना पड़ेगा उन लोगों को, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी जहां भी एक्ट आ जाए चुपचाप आंसर लीगल लिख देने का है गाइस, ठीक है। तो ये यार हमारे 5 डायमेंशंस थे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट गाइस, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर होंगे, हर एक पॉइंट क्लियर होगा। मैंने अगर आपको दिक्कत भी आ रही है ना तो आई विल सजेस्ट कि आप ना एक बार दोबारा से डायमेंशन पढ़ना और वो सारे पॉइंट्स लिख लेना, जितने पॉइंट्स हमने दे रखे हैं ना, ये देखो ये सारे पॉइंट्स पीछे वाले, है ना। तो अगर आपने ये सारे पॉइंट्स याद कर लिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ओके। मेन फंडा इन पॉइंट्स का ही है। अब आते हैं भैया उस टॉपिक के ऊपर जो शायद हमने 12th क्लास में नहीं पढ़ा। सर जी डिमोनेटाइजेशन हम इग्नोर कर देते हैं, है ना, कई बार ये होता भी नहीं है हमारे एग्जाम्स में, तो हम
इसको अवॉइड कर देते हैं। चलिए सर, डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी यार बेसिकली कब किया गया ये? तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है सर? विड्रॉल ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी से, इकोनॉमी के अंदर से किसी पर्टिकुलर करेंसी को विड्रॉ कर लेना कि भैया अब से ये नहीं चलेंगी। इसको क्या बोलते हैं सर? इसी को बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन, इसी को बोलते हैं नोटबंदी। तो डीमोनेटाइजेशन इज द विड्रॉल ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी फ्रॉम द सर्कुलेशन। In India, it was introduced by the government on November 8, 2016, in which 1,000 rupees notes and 500 rupee notes were no longer accepted as a medium of exchange. और 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया उसके अंदर गाइस, वो 2000 को भी विड्रॉ कर लिया गया है। ठीक है जी, आपको पता होगा। चलिए सर, इसका मकसद क्या था भैया? इसका मकसद था करप्शन को कर्ब करना, करप्शन को रोकना। कर्ब करप्शन मतलब सर जी करप्शन को रोकना इसका मकसद था। ठीक है जी, ओके। और रिड्यूस एक्यूमुलेशन एंड ऑफ ब्लैक मनी। तो भैया जो ब्लैक मनी का जो जाल था, जो फैला हुआ था, लोगों ने इंडिया से बाहर पैसे छुपा रखे थे, जहां जहां भी छुपा रखे थे, ठीक है जी, उसको कम करने के लिए किया गया। तो रिड्यूस एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी और काउंटरफीट द यूज ऑफ हाई डेनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज। तो इलीगल एक्टिविटीज में जो 500 1000 के नोट यूज हो रहे थे, है ना, उसको भी रोकने के लिए हम लोगों ने उनको विड्रॉ कर लिया कि ये चले ही ना, तो इलीगल एक्टिविटीज थोड़ी सी बंद हो जाएंगी। ठीक है, और ये भैया हमारे 3 एम थे। अब आते हैं फीचर्स पे, डीमोनेटाइजेशन के क्या क्या फीचर्स हैं वो देख लेते हैं मेरे भाई। तो पहला है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स का प्रशासन, टैक्स की व्यवस्था को सुधारने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया था भैया, तिजोरियों के अंदर, बैग के अंदर, है ना, चावल के अंदर जो है ये छुप गया था पैसा, तो इसको निकालने के लिए ये किया गया मेरे भाई। ठीक है, उस पैसे को वहां से निकालने के लिए हमने क्या किया, जो है टैक्स की व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या किया, हमने ये डीमोनेटाइजेशन किया गया। ठीक है जी। सो पीपल विद ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर देयर अनअकाउंटेड वेल्थ एंड पे टैक्सेस एट अ पेनल्टी रेट। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स मैनेजमेंट को सुधारना इसका एक फीचर था। ठीक है जी। उसके बाद चैनलाइजिंग सेविंग्स, सेविंग्स जो घरों के अंदर तिजोरियों में पड़ी हुई हैं उन्हें बैंकों तक लेके आना मकसद था। ठीक है जी। तो सेविंग्स जो हैं, जो घरों के अंदर हैं, चैनलाइज मतलब ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर करना घरों की तिजोरियों से उसे बैंकों में ट्रांसफर करना, ये भी एक जो है इसका फीचर था यार डीमोनेटाइजेशन का। ठीक है। कैशलेस इकोनॉमी, यार हमारी जो ये पहल थी, इट वाज अ मूवमेंट टुवर्ड्स द कैशलेस इकोनॉमी, है ना। हम लोग कैशलेस इकोनॉमी की तरफ, ये हमारी एक मूवमेंट थी कि हम लोग जो है मूव कर रहे हैं कैशलेस इकोनॉमी की तरफ। तो ये एक स्टार्ट था कि अगर लोगों का बैंकों में पैसे होगा तभी तो वो कहीं ना कहीं उसको ऑनलाइन तरीके से यूज करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो इट वाज अ मूवमेंट टुवर्ड्स अ कैशलेस इकोनॉमी, पेपरलेस सोसाइटी, है ना। एलिमिनेशन ऑफ टेरर फंडिंग, तो टेरर फंडिंग को एलिमिनेट करना था, जो भी टेरर अटैक्स वगैरह हो रहे थे, जहां पर ये नोट्स हमारे यूज हो रहे थे, उसको भी एलिमिनेट करना, उसको भी खत्म करना गाइस, इसका मकसद था। ठीक है। सो एलिमिनेशन ऑफ टेरर फंडिंग। हाँ, अब आते हैं भैया लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक होगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एलपीजी पॉलिसी 1991। चलिए गाइस शुरू करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, देखो क्या है, बेसिकली आजादी के बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स में फंस रहे थे। ठीक है जी। तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, तो कभी भी कोई पॉलिसी लाई जाती है तो कुछ इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कोई पॉलिसी लाई जाती है। ठीक है। तो कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे थे, उनको दूर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आई गई। ठीक है जी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज टू क्रिएट अ मोर कंपिटिटिव एनवायरनमेंट इन द इकोनॉमी एंड टू रिमूव द बैरियर्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स। ठीक है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जो बैरियर्स लगे हुए थे उसे दूर करना था। इंडिया को ग्लोबलाइज मार्केट में से मर्ज करना था, ग्लोबलाइजेशन करना था भैया। ठीक है जी। और कहीं ना कहीं जो पब्लिक सेक्टर के अंदर लॉस हो रहे थे, जो गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर लॉस हो रहे थे, उसे थोड़ा सा जो है रेगुलेट करना था, उसे थोड़ा सा बेटर करना था गाइस। ठीक है। तो यही इस पॉलिसी का मेन मकसद था।
तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स थे। पहला डी लाइसेंसिंग। आपको पता होना चाहिए कि सर पहले जो है बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे, लाइसेंस सिस्टम था हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। तो डी लाइसेंस, देखो लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, लाइसेंस क्रिएट करना, लाइसेंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है भैया लाइसेंस चाहिए अगर आपको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो। लेकिन डी लाइसेंसिंग किया गया इस पॉलिसी के अंदर और सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज को ही, सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज को ही लाइसेंस सिस्टम के अंदर रखा गया, बाकी सबको डी लाइसेंस कर दिया कि भाई आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज को ही लाइसेंस चाहिए। ठीक है, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के अंदर क्या हुआ कि सिस्टम को इजी बनाने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है जी, और फ्री करने के लिए, ग्रोथ के लिए क्या किया गया भैया, डी लाइसेंसिंग किया गया। मतलब सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज को ही लाइसेंस सिस्टम के अंदर रखा गया, बाकी सबको डी लाइसेंस कर दिया भाई। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। सब पब्लिक सेक्टर के रोल को कम किया गया। मैंने अभी बताया आपको कि बहुत सारे ऐसे बोर्ड थे, ठीक है जी, बहुत सारे ऐसे जो है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस थे जिसमें लॉस हो रहा था। डेवलपमेंट मतलब पैसा डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं लॉस को कवर करने में ही सारा पैसा लग जा रहा था। तो इसलिए क्या किया गया, उसे प्राइवेटाइज किया गया, पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस किया और प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज किया। तो वही लिखा हुआ है डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है जी, तो प्राइवेटाइज करने का मतलब क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ा दिया और पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया। तो द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्रीज। सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज को ही जो है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के हाथ में रखा गया, बाकी सबको हमने क्या कर दिया भैया, प्राइवेटाइज कर दिया। ठीक है जी, डिसइन्वेस्टमेंट, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर को डिसइन्वेस्ट किया गया। ठीक है जी, कई कंपनीज के शेयर्स, पब्लिक सेक्टर्स के शेयर्स को बेचा गया। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट वाज कैरीड आउट इन मेनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, उनके शेयर्स को बेचा गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब शेयर्स खरीदना होता है, तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है शेयर्स को बेचना, तो शेयर्स को बेचा गया। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल, भैया लिबरलाइजेशन का मतलब होता है सरल बनाना। लिबरल, लिबरल मतलब आसान, तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, आसान बनाने की प्रक्रिया। फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को आसान बनाया गया। कोई बाहर का बंदा इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, उस प्रक्रिया को आसान बनाया गया। फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाज लिबरलाइज्ड एंड इन मेनी सेक्टर 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी गई गाइस। ठीक है जी, ओके। लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन। लिबरल का मतलब क्या है, आसान, सरल पॉलिसी बनाई गई टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए। मतलब कोई बाहर की कंपनी इंडियन कंपनी से कोलैबोरेशन करना चाहती है, टेक्निकल कोलैबोरेशन करना चाहती है, तो इस पॉलिसी को इजी बनाया गया। तो लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन, टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए बहुत ज्यादा इजी हुआ। ऑटोमेटिक परमिशन वाज गिवन फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंपनीज गाइस। ठीक है जी, ओके। सेटिंग अप ऑफ एफआईपीबी, भैया फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को स्टार्ट किया गया। मुझे लगता है कि इसे अभी कुछ टाइम पहले बंद कर दिया गया है, ठीक है, बट आपको लिखना है क्योंकि आपके बुक वगैरह में मेंशन है ये। तो क्या सर, एक एफआईपीबी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए एक बोर्ड की स्टैब्लिशमेंट की गई है। ठीक है जी, एफआईपीबी को स्टैब्लिश किया गया। भाई बाहर से लोग इंडिया में इन्वेस्ट करें, उसकी प्रमोशन के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है जी, उनको और अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, इजी बनाने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई, जिसको बोलते हैं एफआईपीबी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। और मुझे लगता है कि 2-3-4 साल पहले इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लेना, एफआईपीबी जो है वो बंद हो गया, कुछ और खुल गया होगा या फिर कंप्लीटली बंद हो गया। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। अच्छा, आपको बताऊं एक बात कि मैं जब ये बंद हुआ ना, तो मैं टीवी पे घर बैठ के कुछ कर रहा था, पापा टीवी देख रहे थे, तो जब ये बंद हुआ तो मैंने वो न्यूज सुना कि एफआईपीबी जो है उसे बंद कर दिया गया। तो एकदम से मेरी नजर पड़ी, वो डेट मुझे याद नहीं है, या मार्च या मई में से कुछ होगा ऐसे, जब आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। चलो, तो डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए एक आइटम सेट की गई कि ये आइटम जो है ना, ये सिर्फ अब कौन बनाएगा, एवरीवन। कुछ आइटम्स की लिस्ट बनाई गई कि ये आइटम्स जो है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी। जैसे एग्जांपल खादी, खादी जो है सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर सकती हैं। ऐसी जो है
और भी चीजें जो थी वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए पहले बहुत बड़ी लिस्ट बनाई गई थी, रिजर्वेशन बहुत बड़ा था, फिर कुछ चीजें घटाई गई, डी रिजर्वेशन किया गया उनका, ठीक है। तो डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो जो पहले रिजर्वेशन किया गया था उसको डी रिजर्व किया गया, लिस्ट को छोटा किया गया, पहले बड़ी लिस्ट थी फिर छोटी लिस्ट करी गई, ठीक है कि नहीं यार। बहुत सारी लिस्ट हमने ऐड कर दी है, बहुत सारी चीजें हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दे दी हैं। एक काम करते हैं, इसे डी रिजर्व करते हैं। पहले रिजर्व किया गया कि ये आइटम्स जो हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी, लेकिन 1991 पॉलिसी के अंदर डी रिजर्व किया गया बहुत सारी चीजों को, ठीक है। जो मेन ऑब्जेक्टिव था भैया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या एलपीजी पॉलिसी 1991 का, वो क्या था, तीन चीजों को प्रमोट करना था। क्या थी वो तीन चीजें सर जी? लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, सर जी प्राइवेटाइजेशन, सर जी ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीन चीजें प्रमोट करना मेन मकसद था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन गाइस, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर? जो अननेसेसरी कंट्रोल था, जो कोटा सिस्टम था, उसको खत्म किया गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से, ठीक है जी। तो मैंने क्या बोला? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसीजर को लिबरल बनाया गया, आसान बनाया गया, और लिबरल बनाना और आसान बनाने की प्रक्रिया को लिबरलाइजेशन कहते हैं। देखो भैया यहां पर, इट मींस फ्रीइंग ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फ्रॉम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से के अंदर जो भी अननेसेसरी कंट्रोल, फालतू का लाइसेंस सिस्टम, जो कोटा वगैरह था, उसको हटाया गया गाइस, ठीक है जी। और उसी को हटाने के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं मेरे भाई? लिबरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है जी। तो मींस फ्रीइंग ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है जी। डन जी भैया। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? तो मैंने बताया था कि पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस किया गया और प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज किया गया। पब्लिक सेक्टर्स के शेयर्स को बेचकर प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में दे दिया गया, तो इसके रोल कम हो गया, इसका रोल बढ़ गया। इट मींस रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है जी। तो प्राइवेट सेक्टर के रोल को रिड्यूस इंक्रीज कर दिया और पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस कर दिया गाइस, ठीक है। इसी को बोलते हैं अपन प्राइवेटाइजेशन। ग्लोब, जैसे एग्जांपल दिल्ली विद्युत बोर्ड, पहले दिल्ली के अंदर दिल्ली विद्युत बोर्ड था, अब बीएसईएस है। तो क्या हुआ भैया? दिल्ली विद्युत बोर्ड के रोल को रिड्यूस कर दिया और बीएसईएस के रोल को इंक्रीज कर दिया गाइस, ठीक है जी। ग्लोबलाइजेशन, ये तो आप शायद इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहे होंगे, ये तीनों डेफिनेशन आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी होंगी, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर? हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ना, पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट, सिंगल प्लेटफॉर्म डिक्लेयर करना इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है जी। तो इट इंटीग्रेटिंग आवर नेशनल इकोनॉमी, भाई हमारी इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन करना। तो इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी को पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ देना इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन गाइस, ठीक है, इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। तो हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ने की प्रक्रिया को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं गाइस। डन, डन है क्या? अब बाल को जो चेंजेस हुए 1991 पॉलिसी के अंदर, जो भी चेंजेस हुए 1991 पॉलिसी के अंदर, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर? मतलब हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी का हमारी इंडस्ट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, हमारी इंडियन इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट पड़ा, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज थी उन पे क्या इंपैक्ट पड़ा, हमने ये समझना है सर, ठीक है जी। सो इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो भैया बिजनेस के ऊपर और इंडस्ट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा इस एलपीजी पॉलिसी का? जो भी हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया, लिबरलाइजेशन किया, एफआईपीबी बनाया, पब्लिक रोल को रिड्यूस किया, ठीक है जी, डी रिजर्वेशन किया, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक है जी, हमें ये समझना है गाइस, ठीक है। ओके एवरीवन, ठीक है, बताओ जल्दी से। चलो भैया,
तो इंपैक्ट समझते हैं मेरे भाई। पहला है जी कंपटीशन बढ़ जाएगा, यस और नो? सर एलपीजी पॉलिसी करेंगे, लिबरलाइजेशन करेंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो जी कंपटीशन जो है बढ़ जाएगा। सर कंपटीशन कैसे बढ़ जाएगा? अब एक बात बताओ, अगर मैं ग्लोबलाइजेशन कर दूंगा तो बाहर की कंपनी इंडिया में आएंगी, अगर मैं पॉलिसी लिबरल कर दूंगा टेक्निकल कोलैबोरेशन की तो बड़ी बड़ी बाहर की कंपनियां इंडिया में आएंगी, और जो इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो वही लिखा हुआ है क्या सर? इंक्रीजिंग कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है जी। आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डी लाइसेंसिंग, एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म्स हैव इंक्रीज द लेवल ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का लेवल जो है गाइस बढ़ जाएगा। ठीक है जी, डन है जी। आगे बढ़ते हैं सर, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। भैया कस्टमर्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी, है ना? अब हम बिल्कुल लस्सी थोड़ी पीते हैं, हम तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है ना? ओके, अब हमें घर के वो क्या कहते हैं उसे, भूजा, मतलब हमारे गांव में तो भूजा कहते थे, मतलब कहीं ना कहीं जो वो चावल को हम लोग और दाल को वो जो है उसको एयर फ्राई करके जो है ना हम लोग जो है उसे खाया करते थे गाइस। ठीक है, तो हम उसे गांव में भूजा कहते थे, लेकिन आजकल तो चिप्स चल रहे हैं, है ना? तरह तरह के चिप्स चल रहे हैं। तो क्या हुआ? कस्टमर्स की डिमांड बढ़ गई है। हम तो कैसे भी साबुन से लगा नहा लिया करते थे, लेकिन आजकल तो तरह तरह के साबुन आ रहे हैं कि कोई बेबी सोप है, नो टीयर्स हैं, ठीक है जी, ये है वो है, 10 चीजें हो गई हैं। आ गया समझ में? तो पहले तो मुल्तानी मिट्टी से मुंह धो लिया, तो आजकल क्या है सर? नहीं सर, हमें तो ये वाला क्रीम चाहिए, वो वाला क्रीम चाहिए। ठीक है, तो क्या है सर जी, क्या है सर जी? मोर डिमांड। दातुन कर लिया करते थे यार, लेकिन आजकल क्या है जी, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कस्टमर्स की डिमांड जो है गाइस बढ़ती जा रही है इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सो नाउ कस्टमर्स आर मोर अवेयर एंड दे कीप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट रिजल्ट्स, व्हिच नाउ मार्केट्स इज कस्टमर बायर ओरिएंटेड हो गया। ठीक है जी, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कस्टमर्स की डिमांड को पूरा किया जा रहा है। तो अब क्या हो गया भैया? कस्टमर्स की डिमांड बढ़ गई है उस एलपीजी पॉलिसी की वजह से। अब एक कैमरे में काम थोड़ी चल रहा है, 3 कैमरे चाहिए, 4 कैमरे चाहिए हुए की फोन में, है ना? चलो, तो रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत तेजी से चेंज आने लगा। एलपीजी पॉलिसी आने के बाद क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ? टेक्निकल कोलैबोरेशन को लिबरल करने के बाद क्या हुआ? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत तेजी से, आप खुद देख लो ना यार, 5 साल पहले आप क्या थे, आज क्या हो? 5 साल पहले आपने कितने सोशल मीडिया अकाउंट यूज किया, आज आप कितने करते हो? टेक्नोलॉजी 5 साल पहले क्या थी, आज क्या है ना? तो क्या है सर जी? रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज changed, improved the production process, as a result of which maximum production environment is possible at minimum cost. तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत तेजी से इंप्रूव हुआ, आजकल कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन की जा सकती है। ठीक है, नेसेसिटी फॉर चेंज, इस बदलाव की जरूरत भी थी, यस और नो? इस बदलाव की हमें जरूरत थी, क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत आ रही थी, बहुत ज्यादा अर्न नहीं कर पा रहे थे, पब्लिक सेक्टर के अंदर लॉस हो रहा था, हमारी मार्केट कहीं ना कहीं जो है वो एक क्लोज मार्केट, क्लोज इकोनॉमी बनती जा रही थी। तो उसको ठीक करने के लिए इस बदलाव की जरूरत भी थी। आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है जी, डिमांड सप्लाई आर चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट, बहुत तेजी से बढ़ा। ठीक है, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इजी हो गए, बाल को हम लोग पॉलिसी को, ऑपरेशंस को अच्छा कर पाए। तो ये सब चीजें देखने को हमें मिला बिकॉज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो कहने का मतलब क्या है सर? इस बदलाव की हमें जरूरत भी थी, इस चेंज की हमें जरूरत थी गाइस। ठीक है, तो नेसेसिटी फॉर चेंज। मार्केट ओरिएंटेशन, यार पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेशन था, आज के डेट में मार्केट ओरिएंटेशन हो गया। पहले क्या था जी? जो प्रोडक्ट बना दिया गया वही है, लेना है ले वरना निकल। आज के डेट में क्या हो गया? जो आप डिमांड करोगे वही लाके देंगे, कस्टमर ओरिएंटेड हो गया, मार्केट ओरिएंटेड हो गया। ठीक है, तो अर्लियर सेलिंग कंसेप्ट वाज फेमस। सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि भैया बेचेंगे, जो बना दिया उसी को बेचेंगे। आज की डेट में मार्केटिंग कंसेप्ट चल रहा है, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसे सेटिस्फाई करेंगे। अर्लियर सेलिंग कंसेप्ट वाज फेमस इन द मार्केट, नाउ इट इज टेकन प्लेस बाय द मार्केटिंग कंसेप्ट। कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, उनको गुड्स और सर्विसेज वो देना जो उनको चाहिए। ठीक है जी। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, तो भैया पब्लिक सेक्टर को जो सपोर्ट दिया जा रहा था उसके अंदर कमी आ गई, हम वो कम देने लगे, क्योंकि अब वो डेवलपमेंट पे लगने लगा, क्योंकि हमने प्राइवेटाइज कर दिया ना। तो प्राइवेटाइज करने की वजह से क्या हुआ? तो पब्लिक सेक्टर को दिया जाने वाला जो सपोर्ट था, बजटरी सपोर्ट था, वो कम हो गया। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज डिक्लाइंड, कम हो गया भैया।
दिस इज एविडेंस इन द रिडक्शन ऑफ बजटरी सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर को दिया जाने वाला बजटरी सपोर्ट भी कम हो गया। These days, public sector enterprise have realized that in order to survive and grow in the competitive world, they have to improve their performance। तो आजकल उन्हें भी रियलाइज हो गया है क्या, पब्लिक सेक्टर वालों को भी रियलाइज हो गया है क्या, कि इस कंपिटिटिव एनवायरनमेंट में उन्हें अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर वो ग्रो और सर्वाइव करना चाहते हैं तो। ठीक है भैया, तो ये था यार हमारा पूरा चैप्टर, और मैं तालियों के साथ बताना चाहूंगा आप लोगों को कि चैप्टर नंबर 3 भी हमने वन शॉट में खत्म कर लिया है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, ठीक है जी, तो इसीलिए बालको जल्दी क्लास खत्म हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग 2.5 घंटे पढ़ा रहे थे, लेकिन ये क्लास जो है बालको ऑलमोस्ट 1 घंटा सवा घंटे में जो है ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है जी, ओके, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था। सो बस थैंक यू सो मच यार, एक बार इसको सारा रिवाइज कर लेना, नोट्स हैंड टू हैंड बनाते रहना, आपको हमारी तरफ से तो मिलेंगे, खुद के भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोग लिख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिएगा, और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों से मिलने आऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, ख्याल रखिए अपना।